देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम होगा अपना सॉलिड। क्या नाम होगा? सॉलिड। तो देखिए सॉलिड, ये चैप्टर 1 है और क्लास 12 का है। ओके, तो सबसे पहले अगर बात करें द्रव क्या होता है, तो ब्रह्मांड में उपस्थित वो सभी वस्तुएं, द्रव बोल दे या बोल दे पदार्थ, क्या होता है तो क्या बताएंगे? ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है तथा वे स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाते हैं। ओके, अब इसके बाद बात क्या आता है? पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की अवस्था में आ जाता है ठोस अवस्था सबसे पहले। ओके, तो क्या बताएंगे? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे कि परमाणु या अणु या आयन अपने प्रबल अंतराणविक बलों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसी कारण इनके कण गति करने में असमर्थ रहते हैं। इन पदार्थों के कण अपने अक्ष पर ही दोलन करते रहते हैं। पदार्थों की इस अवस्था को ठोस अवस्था कहा जाता है। मतलब इन्होंने क्या बताया? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, चाहे वो अणु हो या परमाणु हो या आयन हो, अपने अंतराणविक आकर्षण बलों द्वारा कैसे रहते हैं? एक दूसरे से बंधे रहते हैं। और जब एक दूसरे से अंतराणविक आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं तो जिनके कारण ये क्या करते हैं? गति करने में असमर्थ रहते हैं और ये अपनी एक्सिस के इधर उधर ही दोलन करते रहते हैं। इन पदार्थों को ही ठोस अवस्था कहा जाता है, या पदार्थों की इस अवस्था को ठोस अवस्था कहा जाता है। और ठोस अवस्था में पदार्थों का आकार व आयतन कैसा रहता है? निश्चित रहता है, जैसे कि ये फिगर आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, आगे आता है ठोस अवस्था के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो ठोस अवस्था के अगर लक्षण में बात की जाए तो क्या बताएंगे? इनके द्रव्यमान, आयतन एवं आकार निश्चित होते हैं। इनके बीच अंतराणविक आकर्षण बल लघु परास वाला होता है। इनके बीच प्रबल अंतराणविक बल होते हैं और ये क्या होते हैं? असंपीड्य और तथा कठोर होते हैं, मतलब इन्हें दबाया नहीं जा सकता है। इनके अवयवी कणों की गति या इनके अवयवी कणों की स्थिति जो होती है वो निश्चित होती है। ठोस के अवयवी कण केवल अपने अक्ष पर ही कंपन करते हैं। ओके, मतलब इधर उधर दोलन कर सकते हैं। अब आगे आता है कि ठोस अवस्था के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ज़्यादातर लेते हैं NaCl को। NaCl भी यूज कर लेते हैं, HCl भी यूज करते हैं और MgCl2 भी यूज करते हैं। ओके, तो क्या बताएंगे? NaCl, KCl, MgCl2 आदि कैसे होते हैं? आयनिक संरचनात्मक इकाई आयतन वाले ठोस होते हैं। जैसे कि सेकेंड नंबर पे आ जाता है O2 और CO2, H2 आदि आणविक ठोस संरचनात्मक इकाई अणु हैं। मतलब ये कैसे होते हैं? अणु फॉर्म में होता है। डायमंड एवं ग्रेफाइट ये प्रबल सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है डायमंड और ग्रेफाइट जो हैं उनके बीच जो सहसंयोजक बंध होता है वो प्रबल सहसंयोजक बंध होता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया तुम्हारा क्या? सिल्वर Ag और Au और Fe एंड कॉपर एंड एल्यूमिनियम आदि। ओके, तो ये सिल्वर भी दिखाया, ये सभी क्या होते हैं? सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। आगे देखिए, आगे आता है टॉपिक ठोस अवस्था के गुण कौन कौन से हो सकते हैं। ठोस अवस्था में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। नंबर 1 होता है विद्युत चुम्बकीय गुण। ओके, एंड नंबर सेकेंड इज चुंबकीय गुण। ओके, तो पहला विद्युत चुम्बकीय, सेकेंड वन इज चुंबकीय गुण। इसमें आ जाता है विद्युत या विद्युतीय गुण। तो विद्युतीय गुण में अगर देखें तो क्या आएगा? सबसे पहले चालक। कौन से आ जाते हैं? चालक। तो क्या बताओगे? वह ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। मतलब ऐसे ठोस जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर। ओके, विद्युत रोधी क्या होते हैं? वह ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं उन्हें विद्युत रोधी कहा जाता है। उन्हें कुचालक भी कहा जाता है। ओके, आगे आता है अर्धचालक।
तो अर्धचालक वो होते हैं, जैसे कि पूछते हैं अर्धचालक क्या होते हैं, तो क्या बताएंगे, वह ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा कुछ परिस्थितियों में प्रवाहित हो पाती है। मतलब वो ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा कुछ परिस्थितियों में प्रवाहित हो जाती है एवं कुछ परिस्थितियों में प्रवाहित नहीं होती है, तब उन्हें अर्धचालक कहते हैं। मतलब ऐसे ठोस जिनमें धारा प्रवाहित भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती हैं, उसके लिए कुछ वेल डिफाइंड कंडीशंस होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, अर्धचालक। देखिए सेकेंड नंबर पे आता है चुंबकीय गुण, मतलब पदार्थों का चुंबकीय गुण। चूँकि विद्युतीय गुण हो चुका है, चुंबकीय गुण में अगर देखें तो नंबर 1 में क्या बताएंगे, वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होता है, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मतलब ऐसे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होता है, मतलब दूर हटते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और अनचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा आकर्षित होते हैं, उन्हें अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ओके, आगे आता है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या बताएंगे, वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होता है, उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ओके, मतलब वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इसी में क्या बताया था, चुंबकीय गुण में प्रतिचुंबकीय गुण नंबर 1 में था। इसमें बताया था वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा प्रबल रूप से कैसे होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्रों में प्रबल रूप से या दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जो प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा आकर्षित होते हैं, उन्हें अनचुंबकीय कहते हैं। ओके, रिवाइज रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है कि ठोस किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। नंबर 1 क्या आ जाता है, ठोस। तो क्या बताएंगे, ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें क्या होता है, द्रव्यमान पदार्थ कहलाती हैं। और पदार्थ में कौन सा था, पहला टॉपिक ठोस। ओके, तो ठोस, अगर ठोसों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 कौन सा होता है, क्रिस्टलीय ठोस, और नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। ओके, अच्छा, क्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करता है तो क्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं, वे ठोस जिनमें अवयवीकरण एक निश्चित ज्योमेट्री में फिक्स होता है। मतलब फिक्स ज्योमेट्री शेप जिनका होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं या क्रिस्टलीय सॉलिड होता है। तो क्या बताएंगे, वह ठोस जिनके अवयवीकरण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहता है, इस प्रकार के ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। इनका गलनांक तीक्ष्ण होता है एवं इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है। जैसे कि अगर देखा जाए तो क्या है, क्रिस्टलाइन ठोस के उदाहरण अगर देखें तो कौन कौन से होते हैं, जैसे NaCl हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ये आपका C12H22O11, ये शुगर हो गई। ओके, फिर डायमंड एंड क्वार्टज भी हो गया, डायमंड एंड क्वार्टज भी। और AuAg एट्सेट्रा, ये आपका क्या है, क्वार्टज का शेप है। किसका शेप है, क्वार्टज का। ओके, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है। मतलब फिक्स ज्योमेट्री स्ट्रक्चर जिनका होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। मतलब वह ठोस जिनकी ज्योमेट्री एक निश्चित होती है, मतलब ज्यामिति एक निश्चित होगी, तो कैसा होगा, क्रिस्टलीय ठोस होगा। आगे क्या बताएंगे, क्रिस्टलीय ठोस में वह ठोस जिनके अवयवीकरण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। मतलब ऐसे ठोस जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, एमॉर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय सॉलिड कहलाते हैं। एमॉर्फस सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। इनका गलनांक तीक्ष्ण नहीं होता, अधिक ताप पर द्रव अवस्था में बदल लगते हैं। इनकी गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। तो क्या बताएंगे, ऐसे ठोस जिनकी ज्यामिति फिक्स नहीं होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनकी गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है।
और ये अधिक ताप पर द्रव अवस्था में बदलने लगते हैं। ओके, आगे है अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। मतलब अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनको अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें द्रव के समान बहने का गुण होता है। मतलब अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो द्रव के समान बह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, कांच, रबर, मोम, प्लास्टिक, स्टार्च एट्सेट्रा, ये सभी किसके उदाहरण हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों के। इनके गुण, इनमें लघु परास व्यवस्था व्यवस्थित होती है। मतलब अक्रिस्टलीय जो होते हैं इनमें लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। इनमें संरचनात्मक इकाई की व्यवस्था द्रव के समान ही होती है, इसलिए इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। इनकी गलन ऊष्माएं कैसी होती हैं, फिक्स नहीं होती हैं, ये वास्तविक ठोस से भिन्न होते हैं। याद रखिएगा, अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो वास्तविक ठोस से भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। आगे आता है अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो क्या बताएंगे, रबर जो है एक अक्रिस्टलीय ठोस है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ, टायर, जूते आदि बनाने में किया जाता है। जैसे सेकेंड है, कांच भी अक्रिस्टलीय ठोस है, तो कांच का उपयोग घरों में, प्रयोगशाला में, वाहनों आदि विभिन्न वस्तुओं में किया जाता है। प्लास्टिक जो है आपकी, ये भी अक्रिस्टलीय ठोस है, इसका उपयोग कुर्सी, टेबल आदि घरेलू उपकरण बनाने में किया जाता है। ओके, अब बात है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या होता है। तो अगर ये बात आती है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर की, तो देखिए, नंबर 1, क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। ओके, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें कैसी व्यवस्था होती है, दीर्घ परासी होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु परासी व्यवस्था होती है। ओके, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और अक्रिस्टलीय समदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक कैसा होता है, निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है तो अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है, याद रखिएगा। ओके, आगे देखिए, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस होते हैं और इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। ओके, सेकेंड है, क्रिस्टलीय ठोस की गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। मतलब क्रिस्टलीय ठोसों की गलन ऊष्मा कैसी होती है, निश्चित होती है, तो अक्रिस्टलीय की निश्चित नहीं होती है। क्वार्ट्ज, हीरा, ग्रेफाइट, सोना, चांदी आदि, कौन कौन से, क्वार्ट्ज, हीरा, ग्रेफाइट, सोना, चांदी आदि, ये सभी किसके उदाहरण हैं, क्रिस्टलीय ठोस के। कांच, प्लास्टिक, रबर आदि अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। ओके, मिलते हैं पार्ट 2 में। ओके।